अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओरिजिनल एजुकेशन। तो आज अब अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन 6.5। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.7। तो ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि ये सवाल पहले सॉल्व कर लिया जाए। इनको कुछ इशू है तो हम इसलिए हमने अपनी सीरीज़ को अभी स्टॉप करके ये दो सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम वापस अपनी सीरीज़ पर आ जाएंगे जो कि है चैप्टर 4। 6.5 लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वक्त हम 9.7 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस में हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, उसकी हमें लेजर्स, जनरल लेजर्स बनाने हैं, रिकॉर्ड करनी ट्रांजेक्शन लेजर्स में, और उसकी ट्रायल बैलेंस बनानी है। उनकी इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट निकालना है, जो कि आप हमारी इनकम स्टेटमेंट से निकलती है और या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसमें इनकम स्टेटमेंट का भी मेथड बता दूंगा और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सवाल किस तरह सॉल्व होता है। तो 9.7 कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर ऑफ ए बेकर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट 31st May टुगेदर विद द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द मंथ एंड द बैलेंस शीट एट 31st May। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, जो चीज़ हमें बनानी है। ए बेकर नाम की कंपनी या वो बंदा है जिनके कंपनी का हमें ये पूरी ट्रायल बैलेंस वगैरह बनानी है। तो May 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 May को स्टार्टेड इन बिजनेस विद 1500 इन द बैंक एंड 500 कैश। यानी कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1500 बैंक के में पैसों के और 500 यूरो कैश के ज़रिए। तो सबसे पहले जो मैं हूँ, कैश हमारे पास आया है। तो कैश किसके ज़रिए आया है? कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल 500। और बैंक में भी आया है, बैंक में भी कैपिटल का पैसा आया है 1500। अब इस साइड पे दोनों साइड पे डेबिट हो गया है, तो हम अब इसको कैपिटल में जाकर, ये मैंने पहले से नाम लिखे हैं, मैं कैपिटल में जाकर क्रेडिट भी करेंगे। तो कैश हमारा हुआ था 500 और बैंक हमारा हुआ है 1500। ये पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद है May 2। May 2 को इन्होंने परचेज गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1750 फ्रॉम सी डन एग्रीइंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 60 डेज। इन्होंने परचेज किया है कुछ गुड्स जो कि सी डन नाम के एक बंदे से, और कुछ 60 दिन के क्रेडिट टर्म्स पे इन्होंने परचेज किया। तो सबसे पहले है, मैं इनका नाम मैंने यहाँ पे सी डैम कर दिया है और इनका नाम भी मैं भी चेंज करता हूँ। परचेज इन्होंने किया है 1750 का, तो यानी कि क्रेडिट पे किया है, तो मैं परचेज पे इनका नाम लिख देता हूँ। और हमें पता है, अगर मैंने वो वीडियो नहीं भी बनाई, तो परचेज जब होता है तो वो डेबिट होता है जब भी परचेज पड़ता है। तो सी डन 1750। अब चूँकि हमने इसको क्रेडिट पे ख़रीदा है तो इसलिए सी डन हमारा क्रेडिटर हुआ, तो हमने उससे परचेज किया है परचेज 1750 की। ठीक, ये डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड हो चुका। उसके बाद हम आते हैं 3 मई को, बॉट फिक्चर्स एंड फिटिंग्स फॉर द बेकरी फॉर 150 यूरो पेइंग बाय चेक। 150 यूरो की हमने फिक्चर्स एंड फिटिंग खरीदी है बेकरी के लिए चेक के ज़रिए। तो बैंक में से पैसे जाएंगे, बैंक में से पैसे जा रहे हैं। बैंक में से पैसे किस लिए जा रहे हैं? फिक्सचर्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिक्सचर्स लिख देता हूँ और उसके बाद वैल्यू लिख लेता हूँ जो कि है 150। अब यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो गया। अब हमने को इसको फिक्सचर्स, यानी कि फिक्सचर्स हमारे पास आए हैं, बैंक के ज़रिए आए हैं, यानी कि हमने चेक के ज़रिए उसको पैसे दिए तो जो कि बैंक से जाएंगे। तो 150 बैंक के ज़रिए हमने फिक्सचर्स लिए हैं, तो वो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद है 6 May, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ई फॉनहैम फॉर 115 यूरो। कुछ गुड्स हमने वापस क्रेडिट पे बाई किए। ई फॉनहैम है इनका नाम, ई फॉनहैम, ई फॉनहैम इनका नाम है। और इनसे हमने कुछ गुड्स लिए हैं जिसकी मालियत है 115 यूरो। तो हम इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। बॉट गुड्स, यानी कि जब भी हमारे पास बॉट गुड्स लिखा हुआ होता है यानी कि हमने कुछ परचेज किया है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे वीडियो में दे चुका हूँ। ई फॉनहैम, मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ क्रेडिटर का, ई फॉनहैम 115। और चूँकि वो हमारे क्रेडिटर हैं तो इनसे भी हमने परचेज किया है, तो इसको भी मैं परचेज लिख देता हूँ 115। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 10 May पे। तो पेड रेंट ऑफ 300 यूरो पेइंग बाय कैश। कुछ इन्होंने कैश के ज़रिए अपना रेंट पे किया है, और हमें पता है रेंट होता है हमारा एक्सपेंस।
क्योंकि यहाँ पे पेड रेंट यानी कि हमने उसको पेड रेंट दे दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस में आएगा। क्योंकि देखें, जब बिजली का बिल भरना होता है तो वो हमारा पेबल होता है, यानी कि वो हम पे उधारी होती है, और जब हम उसको पे कर देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस में आ जाता है, क्योंकि हमने उसको पे कर दिया था, वो हमारा खर्चा था, तो वो एक्सपेंस था। तो रेंट 300 कैश पे हो गया है, और इसमें हम अगर रेंट वाले साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हमारे डेबिट साइड पे आता है। कैश के ज़रिए हुआ है 300। उसके बाद हम आते हैं 12 को। तो 12 को हम देख सकते हैं हमने कुछ स्टेशनरी बाय की है, कैश बुक और इन्वाइसेस, €75 की पेइंग बाय कैश। तो कैश पे वापस से स्टेशनरी हमने कुछ बाय की है जिसकी मालियत है €75। तो स्टेशनरी वाले पे हम यहाँ पे कैश 75, सिंपल। स्टेशनरी भी हमारा एक किस्म का एक्सपेंस है। तो 14 मई पे हम देखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वैल्यू €125 टू जी हार्लेम। अब हमने कुछ चीज़ यहाँ पे बेची है, तो कुछ चीज़ हमने अगर बेची है, और वो हमने किसको बेची है, जी हार्लेम को हमने बेची है €125। और जी हार्लेम हमारा डेब्टर है, बिकॉज वो हमें पैसे देगा, हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है। तो जी हार्लेम की डेबिट वाली साइड पे हम क्या, कितनी की वैल्यू है, 125। सेल्स हमने की है 125। उसके बाद हम आते हैं, तो ये है 20 मई को बॉट एन ओल्ड वैन फॉर डिलीवरीज फॉर €2000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम आई जम्प स्टार्ट। आई जम्प स्टार्ट से हमने कोई पुरानी वैन खरीदी है €2000 की। तो सबसे पहले हमारे पास वैन आई है, तो वैन आई है हमारे पास आई जम्प स्टार्ट के ज़रिए €2000 की। और आई जम्प स्टार्ट का भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा था कहीं पर, आई जम्प लिखा था, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ये हमारे हुए क्रेडिटर, तो इसको हम यहाँ पे वैन 2000 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद आते हैं 30 मई को, पेड वेजेस ऑफ 450 नेट फॉर द मंथ बाय चेक, इनलैंड रेवेन्यू डिडक्शंस ऑफ €75 टू बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। कुछ वेजेस हमने पेड किए हैं नेट फॉर द मंथ बाय चेक के ज़रिए। तो चेक यानी कि बैंक में से जाएंगे वेजेस हमारा एक किस्म का एक्सपेंस होता है, और 450 इनलैंड रेवेन्यू डिडक्शंस ऑफ 75 टू बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। ये आगे के मंथ की बात हो रही है, हमें खाली कंफ्यूज किया हुआ है, इसका हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पेड। अच्छा जी, तो हमने स्टेशनरी को रिकॉर्ड कर लिया है, और अब उसके बाद हम चलते हैं May 14 को। तो May 14 को इन्होंने कुछ गुड्स सॉल्व किए हैं क्रेडिट को जी हार्लेम को, तो हमने ये भी कर लिया था, यहाँ से काट लो। और ओल्ड मैन भी कर लिया था, 450 वेजेस भी कर लिया था, वेजेस वाले। तो हमने जो है 450 वेजेस को बैंक में क्रेडिट कर दिया है, अब वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो वो कहीं पे डेबिट भी होगा। तो वेजेस वाले पार्ट में अब हम जाएंगे, वेजेस वाले पार्ट में हम इसको बैंक में डेबिट कर देंगे, ठीक। बाकी 75 से हमारा अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, वो एम ही हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। May 31 को समराइज कैश सेल्स फॉर द मंथ एंड फाउंड देम टू बी 2500। मतलब हमने जो इस महीने जो है सेल्स की है, वो कैश पे कम से कम 2500 की है, हमें मालूम होता है, और कैश के ज़रिए की है। हम यहाँ पे सेल्स को डेबिट भी कर देते हैं कैश में 2500। उसके आगे का पढ़ते हैं, जिसमें से टुक अ चेक फॉर 500 एज ऑन वेजेस फॉर द मंथ। और उसमें से €500 इन्होंने वेजेस के तौर पे उसमें से निकाल लिया है, यानी कि बैंक में से इन्होंने ड्राइंग कर लिए हैं, यानी कि अपने कैपिटल में से €500 निकाले हैं फॉर द एज ऑन वेजेस फॉर द मंथ, वेजेस को मैं पे करने के लिए। तो अब वेजेस में हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक 500, ठीक। उसमें से अब हमारे पास
ड्राइंग कर लिया 500 बैंक में से और उसको वेजेस में लिख लिया। अब बैंक 2000 आउट ऑफ द कैश सेल्स ओवर द मंथ, जिसमें से 2000 जो हमारे पास कैश थे उसको हमने बैंक में डाल दिए हैं। तो कैश यहाँ पे हमारे पास बैंक 2000 और बैंक वाले साइड पे आ गए हैं कैश के ज़रिए 2000। और एंड में हमारे पास मई 31 को क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 500 था, जिसका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। ये स्टॉक आपका बैलेंस शीट वगैरह में यूज़ होगा और इनकम स्टेटमेंट में भी यूज़ होगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए लेजर्स के लिए जो हमें चीज़ें लिखनी थी वो हमें सारी लिखनी है। अब इस सब के हम जो है क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस का तरीका मैंने आपको जैसे कि पिछले सवाल में बताया था। इस साइड को अगर हम टोटल करें 2500 प्लस 500 तो ये बनेगा 3000। और इस साइड को भी 3000 होना चाहिए, मगर ये साइड 3000 नहीं है, ये है 2375। तो 2375 है, तो इसको 3000 बनाने के लिए हमारे पास कितने कम है? हमारे पास हैं कम से कम, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2375 और ये 3000 में से माइनस करेंगे 625 हमारे पास होने चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि हमारे जो बैलेंस होगा C/D क्लोजिंग बैलेंस वो है 625। 625 हमारे पास कम है तो हम यहाँ पे लेस वाले साइड पे लिख लेंगे। और उसके बाद बैंक वाले को अगर हम टोटल करें 2000 प्लस 1500 तो हम ये हो जाएगा 3500। और अगर इस साइड पे भी हम लिखें 3500 करने के लिए हमारे को कितना टोटल चाहिए? 450 प्लस 150 इक्वल्स टू 600, 600 प्लस 500 1100। तो 3500 में से अगर आप 1100 हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 2400। तो इस साइड का हमारा आ गया 2400। सेल्स का इस साइड पे ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ पे अगर हमें 2500 प्लस 125 तो ये हो जाएगा 2625। 2625 बनाने के लिए हमारे पास बैलेंस C/D 2625 की कमी है। यहाँ पे 150, यहाँ पे 150 बनाने के लिए 150 की ही कमी है। रेंट वाले में यहाँ पे 300, यहाँ पे 300 बैलेंस करने के लिए 300 की कमी है। बैलेंस करने के लिए परचेज वाले में भी 115 1750 बैलेंस करने के लिए 1750 की कमी है। 1750 प्लस 115 तो ये आपका हो जाएगा 1850 1865 बैलेंस C/D 1865। ठीक, ओके। ये मैंने ड्राइंग वाला लिखना भूल गया। मैंने बैंक में ड्राइंग की थी 500, ड्रॉ किए थे पैसे 500, तो वो पैसे अब हमने ड्रॉ वाले में बैंक 500, क्योंकि देखें जब ड्रॉ हमें पता है कैपिटल में आता है, कैपिटल में जब डेबिट होता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था हर चीज़ का हम यहाँ पे टी अकाउंट अलग बनाते हैं। अगर सेल्स का बन रहा है तो सेल्स रिटर्न का अलग बनेगा, परचेज का बन रहा है तो परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस में फिर वैल्यू इक्वल आए। इसलिए हर किस्म के एक्सपेंस का आपका अलग बनता है, सब चीज़ों का अलग बनता है। $450 प्लस 500 950। इसके बीच में गैप नहीं है। C/D 500। कैपिटल वैल्यू है हमारी 2000, बैलेंस करने के लिए 2000 की ही कमी है। बैलेंस करने के लिए 125।
ये सब के क्लोजिंग हमने लिख लिए हैं। अब इसको एक एक करके हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो हमारा कैश का जो क्लोजिंग निकला था वो 625 निकला था। अब चूँकि कैश हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो अब ये हमारा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। कैश 625। उसके बाद आता है बैंक। बैंक हमारा है 2400, क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। कैश बैंक, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेल्स परचेज ले लीजिएगा। उसके बाद हम परचेज ले लेते हैं। परचेज हमारी है 1865। परचेज हमारी है 1865। उसके बाद है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स पे हम आ जाते हैं। सेल्स है हमारी 2625। सेल्स 2625। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल, जो कि हमें याद है 2000 था। बैंक, कैश, सेल्स, फिक्सचर्स हमारे 150 हैं। उसके बाद है हमारे पास जी हार्लेम। जी हार्लेम 125, ये हमारे डेप्टर हैं जी हार्लेम। आई जंप स्टार्ट, ये हमारे क्रेडिटर है। आई जंप स्टार्ट 2000, इनको वैन के देने थे। और वैन और स्टेशनरी 75, वैन 2000। स्टेशनरी 75 एक्सपेंस। वैन 2000। वैन 2000। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेजेस। वेजेस हमारे हैं 950। रेंट है हमारा 300 था आई गेस। रेंट हमारा था 300। और ई फान हैम है 115। ई फान हैम 115। उसके बाद है हमारे पास सीडन। सीडन 1750। तो ये मेरे ख्याल से सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। कैपिटल, जी हार्लेम, आई जंप स्टार्ट, स्टेशनरी, बैंक, वेजेस। ड्राइंग हमारा रह गया है। ड्राइंग हमारा 500 राइट हैंड साइड। ड्राइंग 500। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं जो हमने किया है क्या वो सही किया है। ये दोनों साइड इक्वल आती है। 625 प्लस 2400 प्लस 1865 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 75 प्लस 2000 प्लस 950 प्लस 500 प्लस 300। तो यहाँ का इक्वल आया है 8990। अब हम राइट हैंड साइड का करते हैं। 2625 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 1750 प्लस 115। ये आया है 8490। और यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। ये लग रहा है हमने यहाँ पे कुछ ब्लंडर किया है। एक सेकेंड ज़रा मुझे चेक करने दें। वेजेस 500 ड्राइंग किए थे। ओ हाँ, समझ गया मैं। ये हमने जो वेजेस में हमने लिखा है 450 500 नीचे, ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखकर लिखा था कि समराइज कैश सेल फॉर द मंथ एंड टुक अ चेक फॉर 500 एज ऑन वेजेस। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में 500 किया था क्योंकि उसने कैपिटल में से पैसे निकाले हैं 500।
मगर ये हमें ड्राइंग वाले सेक्शन में डेबिट करने थे, मैंने सो गलती से वेजेस वाले में कर दिया है, नाम वेजेस लिखने की वजह से। देखें ये इस तरह वर्डिंग में कंफ्यूज करते हैं, इन्होंने वहाँ पे वेजेस लिखा तो मैंने उसको जाके वेजेस पे डेबिट कर दिया। हालांकि मैंने आपको जब बाद में बोला था कि मैं ड्राइंग में डेबिट करना भूल गया, तो वो बेसिकली मैं यहाँ पे वेजेस में कर गया था, वो ड्राइंग में करना था। तो ये वेजेस की जगह पे ड्राइंग पे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे बैंक में वैल्यू, बैंक से हमने वैल्यू ड्रॉ किए थे और वो ड्राइंग में हमारे पास डेबिट हो गए। तो यहाँ पर अब हमारी वेजिस की वैल्यू जो है 950 की जगह 450 होगी, इसमें भी हम 450 कर देते हैं। तो देखिए ये है आपका टोटल आंसर, जो कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बुक के पीछे इसका आंसर बिल्कुल गलत है, उसमें आई थिंक 7490 आंसर है, जो कि गलत आंसर है। उसको अगर आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी करेंगे ना, तो वो 7490 नहीं बनेगा, वो 8490 बनेगा। तो वो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आई थिंक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 8490, ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया है। अब हम जल्दी से इसकी जो है नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट का भी मैंने जो स्ट्रक्चर है तैयार करके रखा हुआ है, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी शुरू करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनती है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके पास एक कॉलम होता है अकाउंट टाइटल का, जिसमें आप सारे अकाउंट टाइटल लिखते हैं कि सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, परचेज है, क्या किया है। और ये जो डॉट डॉलर के साइन है, ये इसलिए होता है कि पहले वाले में आप वैल्यूज़ लिखते हैं और दूसरे वाले में आप कैलकुलेट करके आंसर लिखते हैं, जैसे टोटल सेल्स लिखेंगे वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप मतलब इसी सवाल की हमें जो नेट प्रॉफिट निकालनी है वो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल रहा, मैं इस मेथड के थ्रू निकालूंगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है सेल्स, ठीक है, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगी, वो थी हमारी 2625 ये हमने लिख दी। अब सेल्स हमारे पास हो गई है। अब जो टोटल सेल्स जो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं टोटल वाली राइट हैंड साइड पे, लेकिन अभी हमने सेल्स को टोटल नहीं निकाला है। सेल्स टोटल जब होगी जब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेल्स रिटर्न को। अब आपको जैसे पता है इस सवाल में हमारे पास सेल्स रिटर्न कहीं नहीं हुआ, कोई भी सामान वापसी नहीं आया बिका हुआ, तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ये हर सवाल में अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप इसको मेंशन ही ना करें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ समझाने के तौर पे। उसके बाद जो है आपका आता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक बोले एक ही बात है। ओपनिंग बैलेंस हमें इस सवाल में नहीं दिया हुआ था, उन्होंने शुरू में हमें नहीं बताया था कि मई का जो महीना स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे पास कितना पिछले महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको भी हम ज़ीरो रख देते हैं, ठीक है। अगर अच्छा मैं यहाँ पे टोटल सेल्स लिख लेता हूँ, वैसे ही माइनस करके जो है हम वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अब हमारे पास वो है ही नहीं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो वो यही आएगी 2625, और फाइनल वैल्यू उसकी यही है सेल्स वाली। तो मैं इसके नीचे एक और लगा देता हूँ कि जैसे एक आंसर, एक लाइन यहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस निकाला, और उसके बाद जो है हमारे पास परचेज आता है, परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू भी हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है, जो कि है 1865। अब इनकी टोटल वैल्यू इस तरह निकलती है कि ओपनिंग बैलेंस को परचेजेस में ऐड करना होता है, लेकिन सबसे पहले परचेज में से हमें माइनस करना होता है सेल्स रिटर्न की तरह परचेजेस रिटर्न, अगर है तो, चूँकि हमारे सवाल में नहीं था तो ज़ीरो रखेंगे, और उसमें से माइनस करना होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, जो कि क्लोजिंग बैलेंस हमें इसमें दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 500, स्टॉक बोले इन्वेंट्री बोले एक ही बात है, तो 500 हमने यहाँ पे लिख ली है। तो टोटल हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री और परचेजेस को ऐड करने के बाद, और परचेजेस में से इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर बचता है वो हमारा कुछ इस तरह है, 1865 माइनस 500, ये हमारा वो आंसर है, ठीक। अभी इसके नीचे भी मैं लाइन लगा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, मैं इसको में भी लाइन लगा देता ताकि आपको पता चले ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक, मैंने इनको कॉर्नर पे इसलिए कर दिया ताकि
लेवल बरकरार रहा है। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि आपने जो माल बेचा है वो कितने का बेचा है। अभी अपना 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 फ़ायदा वगैरह सामान की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं लगाई है, बस आपने जो प्रोडक्ट बेचा है उसका आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, एक महीने में आपने कितने पैसे अर्न कर लिए हैं, प्रॉफिट नहीं, वैसे ही बेच के। तो ये होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है आप जो सेल्स होती है, सेल्स में से आप जो है माइनस कर देते हो आपकी ये जो मैंने परचेजेस और इन्वेंट्री को माइनस प्लस करके जो वैल्यू निकाली 1365, तो ये वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है 2625 माइनस 1365। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इस महीने का। तो ये अब हमारा खाली वो प्रॉफिट है कि सेल्स परचेज हमने माल कितने का लिया था और कितने का बेचा है, ये उसका है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इसमें से निकालेंगे हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा निकलेगा सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सपेंसेस। अब हमारे पास एक्सपेंस क्या क्या थे, वेजेस था, रेंट था, स्टेशनरी था, बस यही हमारे पास एक्सपेंस थे। वेजेस की वैल्यू कितनी थी 450, इसको कैसे भूल सकते हैं, अभी तो ये गलत हुआ था। रेंट की हमारे पास थी 300, स्टेशनरी की हमारे पास थी 75। अगर इन सबको हम टोटल कर लें तो ये बन जाता है 450 प्लस 300 प्लस 75, 825। ठीक है। अब हमारा नेट प्रॉफिट किस तरह निकलेगा। नेट प्रॉफिट इस तरह निकलता है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी ना वो आपकी होती है नेट प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो आपने कमाया है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है आपके बिजनेस से। तो वो हम निकाल लेते हैं 1216 माइनस 825, ये 435 जो है आपका, ये आपका है नेट प्रॉफिट। मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख भी देता हूँ नेट प्रॉफिट। और इसके नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल अंडरलाइन लगाना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही होती है कि आपने यहाँ पे अपना सवाल कंप्लीट कर लिया है, नेट प्रॉफिट आपने निकाल दिया है जो कि है आपका 435। उसके बाद हम जल्दी से हमारा आखिरी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हम अपनी कंप्लीट करते हैं। अच्छा देखिए, बैलेंस शीट के दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम में आपका एसेट्स होता है और दूसरे कॉलम में आपका कैपिटल और लाइबिलिटी कंबाइन होता है। एसेट्स में आपके पास सबसे पहले आते हैं करंट एसेट। ठीक, करंट एसेट्स में सबसे पहले बैंक, कैश, डेब्टर्स, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री बोले या स्टॉक बोले एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे को हमको याद है 500 थी। इसको मैं एक सेकेंड ज़रा अलग कर लेता हूँ ताकि 500 हमारी इसकी वैल्यू थी। डेप्टर्स, अच्छा जी, डेप्टर्स की वैल्यू हमारे पास खाली डेप्टर है जी हार्लेम। जी हार्लेम हमारा खाली डेप्टर है, 125 इसकी वैल्यू है। कैश हमारे पास है 625 और बैंक है 2400। 625 कैश, 2400 बैंक। ये हमारे करंट एसेट हैं जो कि 12 महीने के अंदर अंदर तब्दील होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिक्स एसेट। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर कोई फिक्स एसेट मौजूद भी है या नहीं। जी बिल्कुल है, वैन वगैरह है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स,
फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले हमारे पास है वैन, उसके बाद है फिक्सचर्स, क्या इसके अलावा कुछ और मौजूद है, परचेज, फिक्सचर्स। परचेज हमारा इनकम स्टेटमेंट में जा चुका है, फिक्सचर्स हमने ले लिया है, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में गया, वेजेस वगैरह ड्राइंग हमारा साइड पे आएगा, बस सही है। वैन की वैल्यू है हमारे पास 2000 और फिक्सचर्स की 150। वैन की वैल्यू है 2000, फिक्सचर्स की 150। तो ये हमारे थे करंट एसेट। पहले मैं इसका टोटल बाद में निकालूंगा, पहले मैं आपको लाइबिलिटीज़ निकालना दिखा दूँ। पहले आती है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास सबसे पहले आते हैं क्रेडिटर्स, जो कि आपके वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको उधार दिया होता है। तो क्रेडिटर्स हमारे पास बहुत सारे थे, एक हमारे पास आई जम स्टार्ट है, एक हमारे पास ईफान हैम है और एक हमारे पास सीडन है। इनकी वैल्यू हमें प्लस करनी पड़ेगी। 2000 प्लस 1750 इज इक्वल टू 3750, 3750, 3850, 3865। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 3865। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एसेट और फिक्स लाइबिलिटी। और फिक्स लाइबिलिटी लिखने का अब हमारे पास भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमारे पास फिक्स लाइबिलिटी गिवन नहीं है। फिक्स लाइबिलिटी आपके नोट्स पेबल वगैरह होते हैं, जो कि अभी इस सवाल में यूज़ नहीं हुआ है। उसके अलावा सेल्स हमारा इनकम स्टेटमेंट में जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है, जो चीज़ इनकम स्टेटमेंट में जा चुकी होती है वो हमारी यहाँ पे यूज़ नहीं होती बैलेंस शीट में। अब हमारे पास है सिंपल कैपिटल। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा कैपिटल की। तो देखिए कैपिटल में सबसे पहले आपके पास होता है इनिशियल कैपिटल, कि मतलब आपकी कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, वो हमें पता है 2000 थी। अब उसमें से हमने ड्राइंग कितना किया था, ड्राइंग हमने किया था 500। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है। देखें, अकाउंटिंग का एक रूल होता है कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है तो यानी कि वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे खाली एक्सेल पे जो है ब्रैकेट लगाए थे, उसने ऑटोमेटिकली उसको माइनस में शो किया है। ये अकाउंटिंग का रूल होता है। तो मैं अगर इसको 2000 में से 500 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 1500। ये मैंने खाली कैपिटल बताया है। और कैपिटल में जो है आप ऐड करते हैं अपना नेट इनकम, जो कि हमारा था नेट प्रॉफिट 435। अब हम इसका निकालेंगे टोटल और देखते हैं क्या ये टोटल दोनों साइड का इक्वल होता है। अगर होता है तो यानी कि हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। 2400 प्लस 625 प्लस 125 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 150, 5800 इसकी वैल्यू आई है। चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड की भी 5800 वैल्यू आती है। तो लेट्स सी। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास क्रेडिटर्स, $3865 प्लस 1500 प्लस 435। देखें ये भी 5800 वैल्यू आ चुकी है। ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, मतलब हमारा बिजनेस और हमारा सवाल बिल्कुल दोनों सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके नीचे मैं इनको ज़रा सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, और इनको मैं कर देता हूँ डबल अंडरलाइन। देखिए ये डबल अंडरलाइन करना ना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे भी खुद के भी मार्क्स कटे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये टोटल है आपका एसेट्स और ये टोटल है आपका लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये आपका टोटल है लायबिलिटी और कैपिटल का, और ये आपका टोटल है एसेट का। और ये आप देख सकते हैं दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है, ये 5800। तो इसी के साथ हमारा आज का सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल समझ आया होगा। एक बार ओवरव्यू में
आहिस्ता से लेकर चलता हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे कुछ रोक कर देखना हो तो आप पॉज कर सकते हैं। तो आप लोगों की फरमाइश पे 9.7 सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से हमारा बड़ा सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम अब अपनी नेक्स्ट ट्री कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे और उसके सवाल सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई नई चीज़ हुई तो उसकी वीडियो पहले मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।